Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Once again, I am Najir Ahmed Najal, lecturer of Political Science, BHS Manipura, with today's topic for 11th class. And today's topic is powers of Lok Sabha. बच्चों, जैसे हमने कल बात की थी लोकसभा की, हमने कल कहा था कि इसकी पोजीशन क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है, कितने सारे मेंबर्स उसमें होते हैं। और ये अपर हाउस होता है पार्लियामेंट का, बहुत ही अहम इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है पार्लियामेंट का ये। तो आज हम इसी हिस्से की वसादत से वहाँ के पावर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं कि इसके पावर्स क्या हैं, लोकसभा के पावर्स क्या हैं। सबसे पहले हम बात करें लेजिस्लेटिव पावर्स की। लेजिस्लेटिव पावर जिसे हम कानून साजिया कहते हैं कि कानून साजिया की क्या पावर्स होते हैं इसमें। सबसे पहला ये है कि लॉ मेकिंग फंक्शन जो होती है ये दोनों हाउसेस की जॉइंट एक्शन होती है। यानी जब कभी लॉ मेकिंग फंक्शन होती है तो उस वक्त राज्यसभा और लोकसभा जो होती हैं वहाँ पे उनकी ये जॉइंट एक्शन होती है। और उसके अलावा प्रेसिडेंट यानी लॉ मेकिंग बॉडी में जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम कहेंगे कि इसमें दोनों ऐवानों का होना लाजमी है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा होता है और प्रेसिडेंट होता है। किसी भी किस्म की बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोकसभा में, यानी लोकसभा में कोई भी बिल इंट्रोड्यूस हो सकती है। जब लोकसभा इसे पास करती है तो उसके बाद ये राज्यसभा के हाउस में भेजी जाती है, जहाँ पे राज्यसभा जो है वो इसे बिल को डिले कर सकती हैं 6 महीने तक। अगर राज्यसभा ने ये बिल रिजेक्ट कर दी या उसने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है 6 महीने तक, उसके बाद एक जॉइंट सेशन यानी राज्यसभा और लोकसभा का एक जॉइंट सेशन लिया जाता है, बुलाया जाता है। तो उसके बाद एज नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा इज लार्जर देन दैट ऑफ राज्यसभा। जैसे हम जानते हैं कि मैंने कहा कि अगर 6 महीने तक राज्यसभा ने उसका कोई आंसर नहीं दिया है या इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो उसके बाद एक जॉइंट सेशन बुलाई जाती है। बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट वर इट, और इसे हम वहाँ पे मेजॉरिटी वोट के ज़रिए से वहाँ पे उसका किस्मत चुना जाता है। जैसे हम जानते हैं कि लोकसभा में मेंबर्स की तादाद जो है वो राज्यसभा से ज़्यादा है, तो लोकसभा ये बिल पास करा सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। इस तरह हमने देख लिया कि लेजिस्लेटिव पावर्स में क्या है। लॉ मेकिंग बॉडी जो होती है मुल्क की, तो वहाँ पे राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट होते हैं। कोई भी बिल जो है लोकसभा में भेजी जा सकती है, वहाँ पे पास करके उससे फिर राज्यसभा में भेजा जाता है। अगर वहाँ पे ये 6 महीने तक रही यानी उस पर कोई एक्शन वहाँ पे नहीं हुई तो उसके बाद एक जॉइंट सेशन बुलाई जाती है। जॉइंट सेशन बुलाने के बाद जो 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं तो उसके बाद ये मेजॉरिटी वोट से डिसाइड किया जाता है। दूसरी फंक्शन जो इसके पावर जो है इसका वो है फाइनेंशियल पावर। जो लोकसभा है ये कंट्रोल करती है फाइनेंस ऑफ द स्टेट। जितना कुछ स्टेट का फाइनेंस होता है उस पर लोकसभा ही कंट्रोल करती है। जितनी सारी मनी बिल्स होती हैं
उनको सिर्फ लोकसभा में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या हम यूँ कहेंगे कि जितनी सारी मनी बिल्स होती हैं उनको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, मुतारिफ किया जा सकता है, और राज्यसभा में उनको मुतारिफ नहीं किया जाता है। अगर यहाँ पे डिफरेंस होगी ओपिनियन की कि ये पर्टिकुलर बिल जो है क्या ये एक मनी बिल है या नॉन मनी बिल है, उसमें जो डिसीजन होता है स्पीकर का, वो लोकसभा का स्पीकर जो होता है उसका डिसीजन फाइनल होता है कि वही डिसाइड करता है ये बिल जो है ये मनी बिल है या नॉन मनी बिल है। जब एक मनी बिल पास की जाती है लोकसभा के जरिए से, उसको फिर राज्यसभा में भेजा जाता है, और राज्यसभा ये बिल जो है वहाँ पे उसके में डिले कर सकता है 14 डेज तक। फाइनेंशियल पावर्स में आता है कि राज्यसभा इस बिल पे 14 डेज ले सकता है, यानी 14 डेज तक अगर उसने कार्रवाई नहीं की, राज्यसभा will reject the bill or may not take any action over bill for a period of 14 days। राज्यसभा जो है ये इस बिल को रिजेक्ट कर सकता है, या बिल को भेज ही नहीं सकता, या उस पर कोई एक्शन नहीं कर सकता अगर उसने नहीं की 14 डेज इन बोथ इज कंडीशंस। यानी अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया या उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं ली, द बिल विल बी कंसिडर्ड एज पास्ड। वहाँ पे क्या होता है, ये बिल जो होती है उसको कंसिडर किया जाता है कि ये पास हो गई है, तो उसके बाद ये प्रेसिडेंट को भेजी जाती है साइन के लिए। जो ही वो इस पर अपना एसेंट देता है बिल पे, ये प्रेसिडेंट जो है वहाँ पे यूज वेटो पावर नहीं कर सकता है इन केस ऑफ मनी बिल। यानी मनी बिल के पास करते वक्त ये वहाँ पे वेटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तीसरा पावर जो है लोकसभा का वो है कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल ये लोकसभा ही है जो कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव पर। जो लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी लोकसभा में होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो कंट्री का प्राइम मिनिस्टर होता है। बहुत सारे मिनिस्टर्स जो होते हैं ये लोकसभा से लिए जाते हैं। कैबिनेट जो होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा को, जितनी सारी एक्शन उसमें हो जाए या जितनी सारी पॉलिसीज वो करें, वहाँ पे कैबिनेट जो होती है वहाँ रिस्पॉन्सिबल होती है। जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के वो मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ये मिनिस्टर्स जो हैं इनको इन सवालात के जवाब देने पड़ते हैं। उसके अलावा लोकसभा जो है ये क्रिटिसाइज कर सकती है फंक्शन ऑफ कैबिनेट, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वहाँ पे उनको ये क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ये लोकसभा जो है अगर उसने एक वोट अगर उसने पास किया है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द कैबिनेट विल हैव टू रिजाइन। अगर उसने वहाँ पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया है, उसके खिलाफ पास कर दिया कैबिनेट के खिलाफ, तो उस वक्त कैबिनेट को रिजाइन देना पड़ता है। ये कैबिनेट जो है रिमेन्स इन ऑफिस होती है टिल इट इज सपोर्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ हाउस। यानी जो कैबिनेट होती है तब तक ही उसकी मियाद है जब तक ये लोकसभा जो है जितनी सारी मेंबर्स है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स दे शुड बी इन सपोर्ट ऑफ द कैबिनेट सो दैट they can remain in office. If vote of no confidence is passed against them, then the cabinet has to resign. Fourth one is judicial power. जो लोकसभा है ये सिटर कर सकते हैं impeachment proceedings against the president of India। यानी impeachment क्या होता है
इम्पीचमेंट वो पावर होता है जिसके ज़रिए से प्रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री इज रिमूव्ड, कि उसको रिमूव किया जाता है। लोकसभा ये इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स कर सकता है अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये इन्वेस्टिगेट करता है इनटू चार्जेस लायबल अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ भी कोई चार्ज आई है तो उन पर भी ये इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। और यही है लोकसभा जो वहाँ पे डिसीजन देती है। मेजॉरिटी मेंबर्स जो होते हैं वहाँ पे उनके ज़रिए से उसका डिसीजन होता है whether the president or vice president should remain in office or not. It along with the Rajya Sabha passes a resolution of the removal of judges। और ये राज्य सभा जो है it along यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, करारदाद पास करते हैं। जब उनको हटाए जाने होते हैं, जजेज जो होते हैं हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट को, उनको हटाने के लिए वो एक रेजोल्यूशन पास करते हैं। फिफ्थ वन पावर इज इलेक्टोरल फंक्शन। जो लोकसभा है ये पार्टिसिपेट करती है इलेक्शंस में। जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं उनमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। उनके पास राइट टू वोट होता है या राइट टू पार्टिसिपेट होता है इन इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। यानी अगर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी हो वहाँ पे लोकसभा के मेंबर जो हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में शिरकत कर सकते हैं। ये लोकसभा जो होता है ये इलेक्ट करता है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर अपने मेंबर्स में से। यानी जितने सारे मेंबर्स होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, उन्हीं में से लोकसभा अपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करते हैं। सिक्स्थ वन इज अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कोई तरमीम करनी होती है आइन में, उसके लिए एक रेजोल्यूशन, एक करारदाद अमेंड की जाती है। फॉर अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए एक करारदाद पास करनी होती है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करना चाहते हैं, किसी लॉ को चेंज करना चाहते हैं या किसी लॉ की शक्ल जो है उसका पावर जो है कम करना चाहते हैं, तो उसमें ये करारदाद जो है लोकसभा में पेश की जाती है। इन दिस फील्ड इट एंजॉयज इक्वल पावर्स विद राज्यसभा। यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा के एक जैसी पावर्स होते हैं। इसके अलावा मिसलिनियस पावर्स हैं लोकसभा के। मिसलिनियस पावर्स में आते हैं अप्रूवल ऑफ लोकसभा इज नेसेसरी ओवर द ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट। दूसरा है द अप्रूवल ऑफ लोकसभा इज नेसेसरी। अप्रूवल नेसेसरी होती है लोकसभा की फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे द लोकसभा कैन पास ए रेजोल्यूशन फॉर एबॉलिशिंग एंड reconstituting the upper chamber of the state legislature. Fourth one is the Lok Sabha can punish and take an punitive action against non-members as well as its own members who commit a breach of its privileges. Fifth one is the report of Union Public Service Commission. The Comptroller and Auditor General, Finance Commission, etc. are presented to both houses for their consideration। यानी ये बड़े बड़े ऑफिशियल्स जो हैं उनको प्रेजेंट किया जाता है दोनों हाउस के सामने आपकी कंसिडरेशन के लिए। जब हम पोजीशन की बात करें तो हम जानते हैं कि लोकसभा जो है ये लोअर हाउस और पार्लियामेंट है। जितने सारे इसके मेंबर्स होते हैं ये इलेक्टेड किए जाते हैं लोगों के वसत से। ये चैम्बर जो है मोर इम्पॉर्टेंट है दैन राज्यसभा, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है नेशन को। जो लोकसभा है ये कंट्रोल करता है ऑर्डिनरी एंड मनी बिल्स को, ये ही कंट्रोल करता है। कोई बिल पास नहीं हो सकती है
जब तक न लोकसभा के विशेष उसमें शामिल हो, और लोकसभा जो है उसको कंट्रोल होता है कैबिनेट में। लोकसभा ही रिमूव कर सकता है कैबिनेट को बाय पासिंग ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, या रिजेक्ट कर सकते हैं बजट को। लोकसभा जो है ये मोस्ट पावरफुल है एज कम्पेयर टू राज्यसभा, और ये इम्पॉर्टेंट पार्ट अदा करती है पार्लियामेंट का। हकीकत ये है कि इट इज़ द लोकसभा विच एक्सरसाइज ऑल द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। हकीकत में हम यूँ कह सकेंगे कि जो लोकसभा होती है यही पार्लियामेंट के तमाम पावर्स जो हैं उनको एक्सरसाइज करती है। नाउ द सेम विल बी गिवन you to in English. Let us study talk about the powers of the Lok Sabha. First one, that is legislative power. Law-making function is the joint action of the Lok Sabha and Rajya Sabha and the President. Any type of bill can be introduced in the Lok Sabha. After the bill is passed by the Lok Sabha, it is sent to the Rajya Sabha and it can delay the bill at the most for 6 months. If the Rajya Sabha rejects the bill or does not take any action over it for a period of 6 months, a joint session of 2 houses of the parliament is called, and the majority vote decides the fate of the bill. As the number of the members of the Lok Sabha are larger than the Rajya Sabha, so the Lok Sabha can get the bill passed according to its own wishes. Second one is financial power. The Lok Sabha controls the finance of the state. All money bills can only be introduced in the Lok Sabha and not in the Rajya Sabha. If there is a difference of opinion whether a particular bill is a money bill or not, the decision of the Speaker of the Lok Sabha will be the final. After a money bill is passed by the Lok Sabha, it is sent to the Rajya Sabha. The Rajya Sabha can delay the passage of money bill at the most for 14 days. The Rajya Sabha may reject the bill or may not take any action over the bill for a period of 14 years. In both these conditions, the bill will be considered as passed. It will be sent to the President and he gives his assent to the bill. The President cannot use his veto power in case of money bill. Third one is control over executive. It is the Lok Sabha which controls the executive. The leader of the majority party in the Lok Sabha is the Prime Minister of the country. Most of the ministers are also taken from the Lok Sabha. The cabinet is responsible to the Lok Sabha for all its actions and policies. The members of Lok Sabha ask the ministers questions and supplementary questions, and they are to answer these questions. The members of the Lok Sabha can criticize the functioning of the cabinet. If the Lok Sabha passes a vote of no confidence against the cabinet will have to be resigned. The cabinet remains in office till it is having the support of the majority members of the House. Judicial powers. The Lok Sabha can start impeachment proceedings against the President of India. It investigates into the charges liable against the Vice President and the judges and gives the decisions. It, along with the Rajya Sabha, passes a resolution of removal of the judges of High Court and Supreme Courts. Fifth one is electoral function. The Lok Sabha participates in the election of the President. It has the right to participate in the election of the Vice President too. The Lok Sabha elects the Speaker and Deputy Speaker from amongst themselves. Sixth one power is that is amendment in the Constitution. The resolution for amending the Constitution can be introduced in the Lok Sabha, and this field it enjoys equal powers with the Rajya Sabha. Miscellaneous powers, these include approval of the Lok Sabha is necessary over the ordinance issued by the President. Second one is the approval of the Lok Sabha is necessary for the continuance of the proclamation of emergency. Third one is the Lok Sabha can pass a resolution for abolishing
are constituting the upper chamber of the state legislature. Fourth one is the Lok Sabha can punish and take any penalty action against members as well as its own members who commit a breach of its privileges. Fifth and last one is the report of the Union Public Service Commission, the Comptroller and Auditor General, Finance Commission, etc., are presented to both houses for their consideration. Dear students, this is done for today. I hope the positive reactions from you. I will present myself with another important lesson tomorrow. Have a good day.